Good morning, students. Let's recall the chapter which we had previously studied. So just recall the important questions. So two basic kinds of reform face the UN. UN में जो डिमांड हुई थी, टू बेसिक काइंड्स रिफॉर्म्स की डिमांड हुई थी, जिसमें रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस. एक तो फर्स्ट था ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को लेके डिमांड थी कि उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और प्रोसेस जो था उसको चेंज किया जाए. एंड सेकेंड वन इज कि जो रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन की जुरिसडिक्शन में जो केसेस हैं, जो भी व्यूज हैं, उनको रिव्यू किया जाए. तो ये टू एस्पेक्ट्स थे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसमें सारे कंट्रीज डिमांड कर रहे थे रिफॉर्मेशन की. अब बहुत जल्दी से ब्रीफली मैं आपको समझा देती हूँ कि जो स्ट्रक्चर और प्रोसेस में जो रिफॉर्म था उसमें बिगेस्ट डिस्कशन हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शन को लेके. उसमें ये था, डिमांड जो हुई थी, डिमांड इंक्रीज हुई थी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उनको उनमें रिप्रेजेंटेशन बढ़े. जहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था वेस्टर्न कंट्री से था, जो मेंबरशिप का रिप्रेजेंटेशन बढ़े फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. ये सब डिमांड आई थी. अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिकॉल करवा रही हूँ मैं ये सब कि कोल्ड ऑर्गेनाइजेशन था, अपने जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद रियलिटीज़ जो थी वो डिफरेंट थी, चैलेंजेस डिफरेंट थे. तो कुछ चेंजेस थे जो उस वक्त हुए थे. फिर से नोट कर लीजिए कि आफ्टर द कोल्ड वॉर कुछ रियलिटीज़ जो थी वो डिफ़र हो गई थी, वो अलग हो गई थी, चैलेंजेस डिफ़र हो गए थे. तो उस वक्त के जो चेंजेस हुए थे वो इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे. व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर द कोल्ड वॉर? तो सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड. सबसे बड़ा चेंज था कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था. यूएस एक बिगेस्ट पावर के रूप में इमर्ज हुआ था. जो रिलेशनशिप था रशिया और उसके जो सोवियत यूनियन के जो सक्सेसर्स थे, जो इंडिपेंडेंट हो गए थे, उनके रिलेशनशिप और यूएस के ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए थे. चाइना एक फास्ट इमर्जिंग कंट्री के रूप में वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आ गया था. इंडिया भी रैपिडली ग्रो कर रहा था. जो इकोनॉमीज थी एशिया की, धीरे धीरे वो ग्रो कर रही थी अनप्रेसिडेंटेड रेट पे. मैनी न्यू कंट्रीज ज्वाइन द यूएन. बहुत सारी नई कंट्री जो इंडिपेंडेंट सोवियत यूनियन से या फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट से डिटैच हुई थी ईस्टर्न यूरोप में, उन कंट्रीज ने भी यूएन को ज्वाइन कर लिया था इंडिपेंडेंटली. होल सेट ऑफ चैलेंजेस कॉन्फ्रंट द वर्ल्ड. बहुत सारे न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस वर्ल्ड के सामने थे. अब कौन कौन से चैलेंजेस थे उस वक्त? सिविल वॉर था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, टेररिज्म को लेके बिग इश्यू था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेके था, क्लाइमेट चेंज को लेके था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके था, एपिडेमिक्स को लेके था. ये सारे चैलेंजेस थे पूरे वर्ल्ड के सामने. ठीक है, तो ये चेंजेस आप अगर देखिए तो ये चेंजेस हुए हैं कोल्ड वॉर के बाद. अब रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, क्या रिफॉर्म थे? तो जो रिजोल्यूशन, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो डिबेट हुआ था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्मेशन को लेके, ठीक है, कि रिफॉर्मेशन को लेके जो हुआ था 1992 में, जो जनरल असेंबली है उसने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था. ठीक है, एक रिजोल्यूशन लिया था, पास हुआ था. तो रिजोल्यूशन में 3 मेन कंप्लेंट्स थी. बेसिकली 3 मेन कंप्लेंट्स थी कि जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था उसमें 3 जो इम्पोर्टेंट कंप्लेंट्स थी वो थी, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता.
पहली कंप्लेंट थी कंट्रीज़ की कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकेंड जो थी कंप्लेंट वो थी कि जो इसके डिसीजंस हैं वो वेस्टर्न वैल्यू पे बेस्ड रहते हैं, मतलब वेस्टर्नाइजेशन उनमें इन्फ्लुएंस रहता है, वेस्टर्नाइजेशन का रहता है, वेस्टर्न वैल्यूज़ का रहता है, उनके इंटरेस्ट का रहता है, और उनका जो डिसीजन होता है वो कुछ कंट्रीज़ के फेवर में रहता है हु विच आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पार्ट्स, जो कि फ्यू पार्ट्स के द्वारा डोमिनेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कि जो रिप्रेजेंटेशन था वो इक्विटेबल नहीं था, एक समान नहीं था, सब जगह से नहीं था। तो ये 3 कंप्लेंट्स थी। ये और बाकी का मैं बता ही चुकी हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक। बेसिकली वर्ल्ड बैंक है क्या, क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको डिटेल स्टडी अभी करेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो न्यू मेंबर्स थे, भाई किसी भी यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के लिए उनके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया था कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। तो जो सजेशंस थे वो क्या क्या सजेशंस थे कि भाई परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर के लिए आपको जो सजेशंस थे वो था कंट्री को होना चाहिए शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, कंट्री होनी चाहिए मेजर इकोनॉमिक पावर में, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट को सब्सटेंशियल वो कंट्रीब्यूट करता हो बजटरी प्लान में, बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, बिग नेशन लाइक पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसको भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसा नेशन जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता हो, अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे कंट्री जो काउंसिल को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना दे डाइवर्सिटी के टर्म, चाहे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम या कल्चरल को लेके ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक में डिस्क्राइब करने चाह रही हूँ। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक करता क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इनको फाइनेंशियल एड इनकी तरफ से मिलती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट के लिए। सो द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड बैंक भी 1944 को क्रिएट हुआ था। इट्स एक्टिविटीज़ आर फोकस ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो इसकी वर्ल्ड बैंक की जो एक्टिविटीज़ थी बेसिकली फोकस थी डेवलपिंग कंट्रीज पे। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो वर्ल्ड बैंक काम करता था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अपन कहते हैं एजुकेशन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट में इरीगेशन, रूरल सर्विसेज हो गया, environmental protection, pollution reduction, establishing and enforcing regulations, infrastructures, roads, urbans, regeneration, electricity, and governance, anti-corruption, development of legal institutions. ये जो इसका बेसिकली जो काम था, it works for human development. अब ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू, हेल्थ, एग्रीकल्चर से, रूरल डेवलपमेंट से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके हो जाए या पोल्यूशन को रिडक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ये उसके लिए ऐड करता था, उसके लिए फाइनेंशियल ऐड से डेवलपिंग कंट्रीज़ को जाता है था भी। इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज। ये जो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये लोन ग्रांट करता है मेंबर कंट्रीज को। इन दिस वे इट एक्सरसाइज इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज करता है वो इनॉर्मस इन्फ्लुएंस रहता है इसका इकोनॉमिक पॉलिसीज, डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे को ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। इट इज़ often criticized for setting the economic agenda of the poorer nations, attaching stringent conditions of loan and forcing market reforms.
तो कुल मिला के अपन देख सकते हैं कि ये हमेशा इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया कि इकोनॉमिक जो एजेंडा है इसका, पुअर नेशन के लिए जो इकोनॉमिक एजेंडा है इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल इन्हीं का है, जिसमें जो स्टिंगनेट कंडीशन है लोन्स की और फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म की, ये बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प तो कर रहा है, लेकिन इसके जो कंडीशंस है, लोन की जो कंडीशंस है, फ्री मार्केट रिफॉर्म्स हैं, वो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो पुअर नेशन है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का था। ये हमने देखा ही था कि ये क्राइटेरिया सेट हो गया था कि ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी। इन सब क्राइटेरिया की कुछ कुछ वैलिडिटी थी। गवर्नमेंट सो एडवांटेज इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेज इन अदर डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। तो कुछ लोग एडवांटेजेस देख रहे थे, कुछ डिसएडवांटेजेस देख रहे थे, अपने अपने इंटरेस्ट और एस्पिरेशन के हिसाब से वो ये देख रहे थे कि ये क्राइटेरिया सही है या नहीं है। तो even if they had no desire to be member themselves, country could see that the criteria were problematic. कुल मिला के जो ये क्राइटेरिया सेट हुआ था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। How big an economic or military power did you have to be a qualify for Security Council membership? कि एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की क्या ज़रूरत है अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए आपको इकोनॉमिक और मिलिट्री क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। तो ये क्राइटेरिया जो थे उससे भी सब सेटिस्फाइड नहीं थे। और दूसरा था कि वॉज अ बिग पॉपुलेशन एंड एसेट और लाइबिलिटी। क्या बिग पॉपुलेशन आप क्राइटेरिया में माना है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन टर्म्स में ज़्यादा है उसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो आप क्या मान रहे हो उसको, उसको लाइबिलिटी मान रहे हो या फिर एक असेट मान रहे हो। ठीक है, तो ये क्लैरिफाई नहीं था। ठीक है, असेट है या फिर लाइबिलिटी है। इफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, अगर हम देखा जाए कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता है तो क्या ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हम उस हिसाब से सेट करेंगे। कंट्रीज विद एक्सीलेंट रिकॉर्ड वुड बी इन द मेंबर। तो ऐसे कंट्रीज जो ह्यूमन, जैसे डेमोक्रेसी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आप कह सकते हो, तो क्या इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है। पॉपुलेशन के टर्म से भी वो पॉपुलेशन उसकी ठीक ठाक है, अच्छी है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को देखें तो अगर इंटरनली देखें तो बिल्कुल सही है, तो क्या फिर जगह क्यों नहीं मिली। तो बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे थे जिसमें बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डिबेट और डिस्प्यूट्स भी हुए हैं। और बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर। जिनके एक्सीलेंट रिकॉर्ड हैं क्या वो काउंसिल मेंबर बन सकते हैं। Now I'm starting chapter from here only. Furthermore, how was the matter of representation to be solved? तो कुल मिला के ये था कि जो रिप्रेजेंटेशन का मैटर था वो कैसे सॉल्व होना था। Did equitable representation in geographical terms means that there should be one seat each from Asia, Africa and Latin America and the Caribbean? अगर हम इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल, तो इसका मतलब है कि हर वन सीट इन कंट्रीज से आनी चाहिए जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से है। शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाय रीजन और सब रीजन्स। क्या जो रिप्रेजेंटेशन है वो होने चाहिए रीजन और सब रीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई शुड द इश्यू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी। जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ज्योग्राफी से कैसे डिसाइड कर सकते हैं। किसी की इश्यू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम डिसाइड करें तो किसी की ज्योग्राफी से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं होना चाहिए, कैसे डिसाइड होना चाहिए। वाई नॉट बाय लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं है। Why not, in other words, give more seats to member of developing country। तो इस हिसाब से ज़्यादातर जो सीट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों नहीं मिली हैं। इवन हेयर देर आर डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज है। द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मैनी डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
इसमें डेवलपिंग जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग अलग अलग लेवल है उनका, कोई इकोनॉमिकली, कोई सोशली, कोई पॉलिटिकली, तो इनका अलग अलग लेवल है। जो कंट्री कंसिस्टेंट जो कंट्री है उसमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है। तो व्हाट अबाउट कल्चर, फिर कल्चर का क्या करें? कल्चर भी क्राइटेरिया होना चाहिए। शुड डिफरेंट कल्चर और सिविलाइजेशन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ए मोर बैलेंस वे? क्या कल्चर और सिविलाइजेशन को भी रिप्रेजेंटेशन में जगह मिलनी चाहिए, उनको भी बैलेंस वे में आना चाहिए? हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशन और कल्चरल गिवन दैट नेशंस हैव सो मैनी कल्चरल स्ट्रीम विद इन देयर बॉर्डर्स? तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम वर्ल्ड को सिविलाइजेशन के द्वारा या कल्चरल के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारी कल्चरल स्ट्रीम्स हैं उनके बॉर्डर पे, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो ये एक तरह से डिबेटेबल टॉपिक था कि जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ था रिप्रेजेंटेशन के लिए, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी आए कि जिसमें सब सेटिस्फाइड नहीं थे। A related issue was to change the nature of membership altogether. जो इश्यू थे, जो नेचर ऑफ मेंबरशिप, सबको एक साथ इश्यू, सबको ऑल टुगेदर सबको इश्यूज थे। सम insisted for instance that the veto power of the 5 permanent members be abolished. कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रीज ने इंसिस्ट किया कि जो वीटो पावर दी हुई है 5 परमानेंट कंट्रीज को, वो अबोलिश होनी चाहिए। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो उनकी जो पावर्स हैं, जो वीटो पावर्स हैं, एक्स्ट्रा पावर्स हैं, वो अबोलिश होनी चाहिए। मैनी perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant. कुछ लोगों का मानना था कि जो वीटो है उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जो सॉवरेन इक्वलिटी है यूएन में, उसके हिसाब से देखें तो जो वीटो उनको, उन मेंबर्स को दी गई है, वो रेलेवेंट नहीं है, लॉन्गर राइट भी नहीं है और रेलेवेंट भी नहीं है। तो इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। The charter gave the permanent member a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. जो चार्टर दिया हुआ है परमानेंट मेंबर्स को, प्रिविलेज जो दिया हुआ है परमानेंट मेंबर्स को, प्रिविलेज पोजीशन जो दी गई है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टेबिलिटी के लिए दी गई थी। द मेन प्रिविलेजेस ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स आर परमानेंसी एंड द वीटो पावर। जो मेन प्रिविलेजेस थे 5 परमानेंट मेंबर्स के, वो थे परमानेंसी, एक तो परमानेंट उनको कर दिया, वो ही परमानेंट क्यों हैं, और वीटो पावर उनको क्यों दी गई। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे सर्व फॉर ओनली 2 ईयर्स। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जबकि इनको तो रिप्रेजेंटेशन 2 ईयर्स के लिए दिया गया है, लेकिन जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनको परमानेंटली क्यों दिया हुआ है, जबकि नॉन परमानेंट केवल 2 ईयर्स के लिए है एट ए टाइम, एंड गिव वे आफ्टर दैट पीरियड टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। इसके बाद न्यू मेंबर्स न्यूली इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको इतनी विशेष प्रिविलेजेस क्यों, इतनी प्रिविलेजेस क्यों हैं वो 5 परमानेंट मेंबर्स? ना इलेक्शन है, वो परमानेंट ही उनको मेंबरशिप दे दी गई है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 10 हैं, वो जबकि हर 2 साल में चेंज होते हैं। तो अ कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। जो कंट्री थी वो री इलेक्ट नहीं हो सकती इमीडिएटली टर्म 2 ईयर। जैसे किसी कंट्री है, अगर मान लीजिए इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है या बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन है, तो तुरंत बाद 2 साल के लिए आगे वो री इलेक्टेड नहीं हो सकती। The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं इस मैनर में ताकि वो पूरे कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर सके। मोस्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव द वीटो पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती। व्हाट इज द वीटो पावर? अब क्वेश्चन ये कि क्या होती है वीटो पावर। इन टेकिंग डिसीजन द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाय वोटिंग। अब ऐसे डिसीजंस लेते समय जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वोटिंग कराती है। ऑल मेंबर्स हैव वन वोट। सब मेंबर्स का क्या होता है? एक वोट होता है। However, the permanent members can vote in a negative manner so that even if all other permanent and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decisions. This negative vote is the veto. मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन है, 5 परमानेंट मेंबर्स का वोट आना है और वन वोट काउंट होता है। मान लीजिए 4 मेंबर एक इश्यू पे या एक डिसीजन पे एग्री हैं। अगर एक भी मेंबर एग्री नहीं है तो उसका वोट नेगेटिव जाएगा और वो डिसीजन वहीं रुक जाएगा, होगा नहीं। जैसे कश्मीर इश्यूज को लेके अगर मैं बताऊं तो आपको, कश्मीर इशू कई बार इंटरनेशनल कोर्ट में गया है। चाइना ऐसा कंट्री है जिसने नेगेटिव वोट दिया और वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो कुल मिला के वीटो पावर यही है। वीटो पावर में क्या हो गया? ऐसी पावर जिसमें एक भी कंट्री अगर एग्री नहीं है, एक भी कंट्री अगर नेगेटिव वोट देता है तो वो डिसीजन फाइनलाइज नहीं होगा, डिसाइसिव नहीं होगा। तो समझ गए वीटो पावर क्या होती है। तो कुल मिला के जो परमानेंट मेंबर है कैन वोट नेगेटिव मैनर में भी वोट कर सकता है, इवन इफ ऑल अदर, यहाँ तक कि जो अदर परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो पर्टिकुलर डिसीजन में पॉजिटिव वोट करें तो भी अगर एक नेगेटिव वोट गया है तो एनी परमानेंट मेंबर्स नेगेटिव वोट कैन स्टॉल द डिसीजन। ऐसे डिसीजन को वो स्टॉल कर सकते हैं। दिस नेगेटिव वोट इज द वीटो। दिस इज द वीटो। While there has been a move to abolish or modify the veto system, जबकि कोशिश की है वीटो सिस्टम को अबोलिश करने की, मॉडिफाई करने की, there is also a realization that the permanent member are unlikely to agree to such a reform. ये रियलाइजेशन हुआ है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो इस रिफॉर्म को अनलाइकली एग्री करते हैं। Also, the world may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over. और कुल मिला के जो वर्ल्ड है वो भी रेडी नहीं है इस रेडिकल स्टेप के लिए जो कि कोल्ड वॉर के बाद अभी अभी ओवर हुआ है। तो फिर अगर वापस से ये चीज़ें होती है तो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति फिर से अराइज हो सकती है। विदाउट द वीटो देयर इज द डेंजर एज इन 1945। बिना वीटो के एक खतरा था 1945 में, दैट द ग्रेट पावर वुड लॉस इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी। अब जो ग्रेट पावर्स थी उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड बॉडी में अपना डिसइंटरेस्ट शो किया। तो दैट दे वुड डू व्हाट दे प्लीज आउटसाइड इट एंड दैट विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट द बॉडी वुड बी इनएफेक्टिव। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर डिसइंटरेस्ट, इसमें से 5 मेंबर भी अपना डिसइंटरेस्ट शो करते हैं, वो बाहर से खुश हैं, अंदर से अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो बिना उनके सपोर्ट, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के ये जो बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। अब आप इसमें देख सकते हो कि यूज ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर अप टू 1 जून 2018 में कुछ डिसाइड होना था। तो जो परमानेंट की वीटो पावर थी, जैसे फ्रांस 18, यूके 32, यूएसए 84, यूएसएसआर रशिया 135। अब चाइना ने यहाँ पे क्या किया? नेगेटिव वोट किया। तो ये डिसीजन क्या हो गया? डिसाइसिव नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया था। ये इसमें जो डिमांड हुई थी रिफॉर्मेशन की, इम्प्रूवमेंट की। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। यूएन के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज अ सीरियस वन। जो मेंबरशिप का क्वेश्चन था वो सीरियस था। इन एडिशन, इसके अलावा, दो देयर आर मोर सब्सटेंशियल इश्यूज
ये मेंबरशिप तो था ही, इसके अलावा और भी सब्सटेंशियल इश्यूज हैं वर्ल्ड के सामने। एज द यूएन कंप्लीटेड, जैसा कि सबको पता है, यूएन कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस के 60 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। द हेड्स ऑफ ऑल मेंबर स्टेट मेट इन सितंबर, जो हेड्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, जो मेंबर्स थे, वो 2005 में मिले थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और इस सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। मेंबर्स जो हेड मेंबर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो मिले थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। द हेड्स ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स मेट इन सितंबर 2005। व्हाई? टू सेलिब्रेट anniversary and review the situation. The leaders in this meeting decided that the following steps should be taken to make the UN more relevant and changing context. इन लीडर्स ने मीटिंग में डिसाइड किया था कि जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं उससे यूएन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो करके, जिससे कि यूएन क्या होगा, मोर रेलेवेंट हो जाएगा और चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में जो भी उसको होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसे वो हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे रेलेवेंट्स थे चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में, जो स्टेप्स थे जो होने चाहिए थे, जिसमें था क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। पीस बिल्डिंग कमीशन का फॉर्मेशन, ये पहला स्टेप है। सेकेंड है acceptance of the responsibility of the international community in case of failure of national government to protect their own citizens from atrocities. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे अगर कोई भी नेशनल गवर्नमेंट अगर अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन में और एट्रोसिटीज़ को रिड्यूस करने में अगर फेल हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको एक्सेप्ट करनी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। मान लीजिए कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने सिटीजन, उस गवर्नमेंट से, उसकी एट्रोसिटीज से परेशान है, तो ऐसे सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यूएन को। ठीक है, कि वो ये सब चीज़ें एस्टेब्लिश करे या एट्रोसिटीज से सिटीजन्स को बचाए। थर्ड वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जो 19 जून 2006 से ऑपरेशनल, जो सिंस चल रहा है वो 19 जून 2006 से चल रहा है। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ऐसे एग्रीमेंट्स होने चाहिए जिसमें कि अचीव कर सके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को। एमडीजीज को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स होने चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। अब टेररिज्म को बिल्कुल वर्ल्ड, पूरे ग्लोबली इसका विरोध होना चाहिए। इसको मतलब इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मैनिफेस्टेशंस में हो। कुल मिला के टेररिज्म को कंडेम करना, हर कंट्री को कंडेम करना चाहिए और इसको सीरियसली, इस इश्यू को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन का एक पॉइंट है, इसको होना चाहिए कि टेररिज्म कहीं भी अलाउड नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं है। क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड। एक डेमोक्रेसी फंड भी क्रिएट करें जिसमें डेमोक्रेसी प्रमोट हो, प्रमोशन हो। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसके एग्रीमेंट को वाइंड अप करने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे जब ये वो मीटिंग में मिले, तो इसमें उन्होंने कहा कि यूएन को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए एक बार। It is not hard to see that these are equally contentious issues for the UN. ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये देखना कि ये यूएन के लिए एक कंटेंशियस इश्यूज है, बहुत डिस्प्यूटेड जिसे कह सकते हैं, विवादास्पद कह सकते हैं, डिस्प्यूटेड जो इश्यूज हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। What should a peace building
कैसी होनी चाहिए, मतलब हमने मान लिया कि पीस बिल्डिंग क्रिएट हो, फॉर्मेशन हो, तो कैसी होनी चाहिए पीस बिल्डिंग जो कमीशन है वो क्या करना चाहिए. देयर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच वन शुड इट इंटरवीन इट. तो अगर कोई नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड के सामने है तो विच वन शुड इट इंटरवीन इन. तो किसको इसमें इंटरवीन करना है, इंटरफेरेंस करना है. इज इट पॉसिबल और इवन डिजायरेबल फॉर इट टू इंटरवीन. क्या ये पॉसिबल है इंटरवीन करना, क्या ये डिजायरेबल है सोवरेन जो कंट्री है उनमें, कि इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट, हर कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करना ये डिजायरेबल है या नहीं है, क्या ये ज़रूरी है. तो सिमिलरली व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डीलिंग विद एट्रोसिटी. तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन एट्रोसिटीज़ को डीलिंग करने के लिए. क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स क्या है, and who should determine the level of human rights violation and the course of action to be taken when they are violated. Human rights क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है ह्यूमन राइट्स का, और कौन डिटरमाइन करेगा कि जो लेवल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन है वो क्या होना चाहिए, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगर ये वायलेट होते हैं. तो क्या ऐसा एक्शन, ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो इनका एक तो एक्सटेंट क्या है, डिटरमाइन कौन करेगा. ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट होता है तो क्या एक्शन होने चाहिए. गिवन दैट सो मैनी कंट्रीज आर स्टिल पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड. तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड का पार्ट है. हाउ रियलिस्टिक इज इट फॉर द यूएन टू अचीव एन एम्बिशन सेट ऑफ गोल्स सच एज दोज लिस्टेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये कैसे रियलिस्टिक होगा, हाउ रियलिस्टिक इज दैट फॉर द यूएन के लिए कि वो ऐसी एम्बिशन को अचीव करे, सेट ऑफ गोल को अचीव करे जिसमें कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लिस्टेड हैं. तो कैसे अचीव करेंगे इस चीज़ को. कैन देयर बी एग्रीमेंट ऑन अ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. क्या एक जो टेररिज्म की डेफिनेशन है क्या सब एग्री है उसको, उस डेफिनेशन पे. हाउ शेल द यूएन यूज फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी. यूएन कैसे अपने फंड्स को, मतलब डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंड को यूज करना है. हमने कह दिया कि भाई डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए फंड होना चाहिए, तो किस तरीके से करना चाहिए. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हुए थे. ये आप मैप में, आप बुक में देख सकते हो कि किस तरीके से ऑपरेशंस हुए थे. नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर